हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की सिविक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इस वाली चैप्टर के हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज इस वाली वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारा जो ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर हम बात करें कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किन लोगों ने बनाया, वो कैसे फ्रेम हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है वो किसने फ्रेम किया है? वो पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया है। सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एक कैबिनेट मीटिंग में, कैबिनेट मिशन में प्लान किया गया था। कब? 1946 में। 1946 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की सोची थी और उसके बाद से ही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। अब देखो, एक सिंपल सी चीज है, हम कोई भी रूल बनाते हैं या किसी भी चीज को बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक सिंगल पर्सन आता है और उसके माइंड में जो चलता है वो उस रूल को बना देता है। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं, सारे लोग आते हैं, उसके बाद उस मीटिंग के बाद में जाकर हमारी जो भी कोई हम रूल बनाते हैं वो उसके बाद में डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं, एंड देन उसके बाद में वो रूल जो है हमारा वो बन पाता है। तो ऐसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारी एक ऐसी चीज है जो पूरे कंट्री में कंट्री के लोग उन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो क्या किसी एक या दो पर्सन ने मिलकर इसको बनाया होगा? नहीं, इसके लिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस असेंबली के थ्रू इसको बनाया गया था। ठीक है। अगर हम ये पूछे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसने फ्रेम किया है, तो सिंपल सा, अब आप कितने लोगों के नाम याद रखोगे या कितने लोगों के नाम लिख कर आओगे? हर एक पर्सन का नाम थोड़ी लिख कर आओगे इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। तो सिंपल हम लिख सकते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने फ्रेम किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। और कब? कैबिनेट मिशन में 1946 में। कैबिनेट मिशन में इसको प्लान किया गया था 1946 में। 1946 के टाइम से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया जा रहा था धीरे धीरे। मतलब पहले चीजों को ड्राफ्ट किया गया कि कैसे चीजें रखनी है इसमें, कैसे चीजें करनी है, उसके बाद ही धीरे धीरे इस पे काम आगे चलता रहा। नेक्स्ट है, द असेंबली कंसिस्ट ऑफ 389 मेंबर रिप्रेजेंटिंग प्रोविंसेस, 292 states and 93 the chief commissioner province and 3 and the बलूचिस्तान 1। देखिए, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारे, उसमें कुछ लोग कुछ मेंबर्स भी थे। टोटल अगर हम बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे? 389। ये हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। The assembly consists of 389 members representing, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें जो प्रोविंसेस थे, जो ब्रिटिश प्रोविंस है उसके कितने मेंबर थे? 292 मेंबर जो हमारे थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रोविंसेस को। ठीक है, प्रोविंसेस स्टेट्स हो गए। और 93 जो थे वो हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के थे। ठीक है, और बाकी हमारे 3 लोग और थे और एक था हमारा बलूचिस्तान के। तो ये सारे लोगों ने मिलकर क्या किया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बनाया है। तो देखो, इंडिया की 1946 की बात है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए प्लानिंग की जा रही थी। देन उसके बाद में 1947 में हमारा जो इंडिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान में। तो मे बी ये जो 389 मेंबर है, ये मेंबर्स कुछ कम हो गए थे। क्यों कम हो गए थे? क्योंकि कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तान में चले गए थे और कुछ लोग इंडिया के थे।
और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए ब्रिटिश प्रोविंसेस के लोग भी थे इसमें शामिल, और साथ ही साथ हमारे जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट के लोग भी इसमें शामिल थे। ओके, प्रिंसली स्टेट के लोग भी इसमें शामिल थे, जिनकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट हो पाया था। ओके, फॉर्मेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म, इसको फॉर्म किया गया है, इसको ड्राफ्ट किया गया है किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। किस चीज को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इलेक्शन वर हेल्ड in July 1946 and its first meeting was in December 1946। इलेक्शन का मतलब देखो, इलेक्शन उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुए थे, इलेक्शन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुए हैं। तो मतलब वहां लोगों को वैसे ही इलेक्ट किया गया था कि किसको किस पोजीशन पे रखा जाएगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने थे, ऐसे ही लोगों को उन्होंने खुद से चूज किया था कि किसको क्या पोजीशन दी जानी चाहिए। ये चीजें कब हुई थी, जुलाई 1946 में हुई थी, कि लोगों को उनकी पोजीशन दी गई थी, ये इस चीज को इस पोजीशन को हैंडल करेंगे, ये पर्सन इस चीज को हैंडल करेंगे। तो इस टाइप का एक इलेक्शन हुआ था जिसमें सारे लोगों को चूज कर लिया गया था। और उसके बाद जो उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, उनकी जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जो हमारी पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी, दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ये फर्स्ट मीटिंग वाज इन दिसंबर 1946 में हुई थी। The assembly had its first meeting on December 6, 1946। 6 दिसंबर को और 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी किसी की, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें किसे ड्राफ्ट किया जा रहा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट्स चेयरमैन, और उस मीटिंग में जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको चेयरमैन अनाउंस किया गया था। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन बने थे, और यही बाद में जाके हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। सोन आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो सारी चीजें अभी तक हुई हैं, इनका जो टाइम पीरियड है वो हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी फ्रीडम के मिलने से पहले का है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कब बनी थी, बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहले ही ड्राफ्ट किया जा रहा था, उसको पहले से ही बनाने की माइंड में सोची जा रही थी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को इस टाइप से बनाएंगे। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी, अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, इसमें चीजें कैसे हुई थी, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। हमारे जो कुछ मेंबर्स हैं, ये देखिए, हमारे जो ये टोटल 389 मेंबर थे बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हमें आजादी नहीं मिली थी तब इतने मेंबर थे। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेपरेट हो गए, पाकिस्तान अलग हो गया इंडिया से और इंडिया अलग हो गई। उसके बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, क्योंकि इसमें सिर्फ इंडियंस ही नहीं थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसमें कुछ पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे। अब जब पाकिस्तान ही डिवाइड हो गया तो क्या लोग वो इंडिया की इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होंगे, नहीं होंगे। तो वो जो लोग थे वो अपनी पाकिस्तान की साइड में चले गए थे। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बचे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर बचे थे वो थे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके जो मेंबर्स थे वो कितने मेंबर्स थे, वो थे आपके 299 मेंबर्स। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देती हूँ। क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया सेपरेट हो गया। टोटल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, टोटल मेंबर
वो थे हमारे 389। ये 389 टोटल मेंबर थे किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर आफ्टर फ्रीडम भी बोल सकते हो। क्या हुआ हमारे, हमारे फ्रीडम मिलने के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों क्या हो गए थे, डिवाइड। ठीक है, डिवाइडेड। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का डिवीजन हो गया था, दोनों डिवाइड हो गए थे, दोनों डिवाइडेड हो गए थे। ओके, अब क्या था, जो ये टोटल आपके 389 मेंबर थे, इसमें से कितने मेंबर बचे हमारे, 299 मेंबर बचे। ये किसके थे, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। ठीक है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये मेंबर बचे थे, और बाकी जितने भी मेंबर थे वो किसके बचे थे, वो हो गए थे हमारे पाकिस्तान के। तो ये चीजें हुई थी, ये गैप आ गया था इंडिया और पाकिस्तान के अंदर में। ओके, टोटल 389 मेंबर्स थे। आफ्टर फ्रीडम इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो गया, डिवीजन हो गया, सेपरेट हो गए दोनों। फिर 299 जो मेंबर्स थे वो इंडिया के थे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज मेंबर थे ये। ओके, अब हम अपना ड्राफ्टिंग कमेटी देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये डिवाइड हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मींस इंडिया और पाकिस्तान में। असेंबली ऑफ इंडिया दैट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हो गई थी, जो कि चीजें मैंने अभी आपको बताई है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स, और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लिखा है वो कौन लोग हैं, वो हमारे 299 मेंबर्स हैं, जिन्होंने हमारे बाद में इस असेंबली को बनाया है। कौन है ये, हमारे 299 मेंबर्स है, जिन्होंने बाद में किसको बनाया, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये कब बनकर रेडी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949 में बनकर प्रॉपर रेडी हो चुका था। बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26 1950। बट रेडी तो 1946 में हो गया था, बट ये हमारे इफेक्ट में कब आया, ये इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 में। ऐसा क्यों, जब बनकर 2 महीने पहले ही रेडी हो गया था तो ये 2 महीने बाद इफेक्ट में क्यों आया। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज अ रिपब्लिक डे और एवरी ईयर, और आज हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी का क्या काम था कि हमने इसको 2 मंथ बाद सेलिब्रेट किया। तो मैं आपको बता दूं 1930 में जो जवाहरलाल नेहरू थे, 1930 में, आप इस चीज को 10th में पढ़ोगे, 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, हमारी कंट्री, हमें फ्रीडम मिल जाएगी तो इस पूरी कंट्री पे हमारा रूल होगा। बट ब्रिटिशर्स ने 1930 में, कब, 1930 में फ्रीडम नहीं दी, इंडियंस को फ्रीडम नहीं दी। उन्होंने बोला आप फ्री हो बट आपके ऊपर हम डोमिनेंस करते रहेंगे, मतलब जो भी काम कर सकते हो आप वैसे के लिए फ्री हो, बट बिना हमसे पूछे आप कोई काम नहीं करोगे। तो इस चीज के लिए जवाहरलाल नेहरू ने डिनाई कर दिया था कि नहीं, हमें अगर फ्रीडम चाहिए तो हमें पूरी फ्रीडम चाहिए, हमें ये आधी फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, सारी की सारी फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए, मतलब तुम यहाँ से चले ही जाओ, ये वाली फ्रीडम, सारी चीजों पर हमारा ही रूल हो, हम ही लीडर हो। तो उन्होंने सोचा था कि अगर हमें 1930 तक अगर हमें फ्रीडम मिल गई तब हम इस डे को सेलिब्रेट करेंगे 26 को। अगर हमें फ्रीडम मिल जाती है
तो हम 26 को सेलिब्रेट करेंगे। बट बाद में जब हमें फ्रीडम मिली तो वो हमें अगस्त में मिल गई। अब फ्रीडम अगस्त में मिल गई तो उस डे को तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए, बट जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट, उन्होंने कहा अब ठीक है हम इसको 2 मंथ में बाद इफेक्ट में लेकर आएंगे, तब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए 26 जनवरी को हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, every document represent and every word spoken in the constituent assembly has been recorded and preserved। हमारी constituent assembly में जो भी words बोले गए हमारे constitution को लेकर प्रेजेंट में, वो हर एक वर्ड स्पोकन में है, मतलब बोला गया है, और साथ ही ये रिकॉर्डेड भी है और प्रिजर्व भी है, मतलब इसको सेव करके रखा गया। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मनाया, लिख दिया, कुछ भी किया या छुपा के चेंज कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सारे वर्ड्स को प्रिजर्व सेफली रखा गया है ताकि कल को कोई इसको क्वेश्चन ना कर सके कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। ओके, लेजिटिमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम अपनी लेजिटिमेसी देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको क्यों मान रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं। देखो, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन माइंड में सभी के आता है कि जिन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मेक किया है, ड्राफ्ट किया है, फॉर्म किया है, बनाया है, वो लोग इलेक्टेड तो थे नहीं, क्योंकि उस टाइम वोट नहीं होते थे, ठीक है, वोटिंग राइट नहीं था लोगों के पास में, सबके पास में। तो जब इलेक्शन नहीं हुए तो इन लोगों को किसने चूज कर लिया? पब्लिक ने तो चूज नहीं किया। तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने? सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिसको हमने चूज नहीं किया उसको हम क्यों माने। तो कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसकी जो लेजिटिमेसी है वो ऐसी है कि हमें उसको मानना पड़ता है। वी हैव टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखेंगे, चलिए, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट ही क्यों किया। मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था मोर देन 50 years ago, और हम उसे 50 साल से भी ज्यादा उसको मानते हुए चले आ रहे हैं। तो कुछ तो ऐसे पॉइंट्स होंगे इसमें कि हमें इसको मानना पड़ रहा है, कुछ तो ऐसा होगा ना। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या पॉइंट्स है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द कलेक्टिव एग्रीमेंट ऑफ मैनी पीपल एट द टाइम्स, नॉट जस्ट ऑफ इंडिविजुअल। देखो, सबसे पहला पॉइंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये किसी एक अकेले पर्सन ने नहीं बनाया था। अब मान लो, हाँ यहाँ, ठीक है, ये पूरी एक कंट्री है और इस एक कंट्री के हर एक स्टेट से या हर एक जगह से पर्सन्स को लिया गया, ठीक है, हर एक जगह से कुछ लोगों को लिया गया। ऐसा नहीं है किसी एक पर्सन ने इसको ड्राफ्ट किया, हर पूरी कंट्री के लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे। पहला पॉइंट तो ये, जब पूरी कंट्री को लोग इसमें शामिल है तो हम इसको क्यों नहीं मानेंगे? भाई मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरे इंडिया का जो कल्चर था, रिलीजन, लैंग्वेज के हर टाइप को लोग इसमें शामिल थे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो वही उसको वो पॉइंट आउट कर देता कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। आप हमारे बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हो, बट इन्होंने सबके बारे में बात करी है, सबके बारे में सोचा है। कलेक्टिव एग्रीमेंट ऑफ मैनी पीपल, ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था और बहुत ज्यादा टाइम दिया है। आपको पता है जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर रेडी हुआ था। तो इतना लंबा जिसको बनाने में समय लगा है, टाइम लगा है, और पूरी कंट्री के लोग इसमें शामिल थे, तो हम उसको क्यों ना माने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हमारे माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि इलेक्शन नहीं थे, बट लोग तो आज भी वही लोग जाते हैं, इलेक्शन के थ्रू जाते हैं तो भी वही सारे लोग होते, पूरी कंट्री से ही तो लोग आते, और उस टाइम भी ये सारे लोग पूरी कंट्री से ही आए थे। तो इसलिए हम इसको मानते हैं, क्योंकि किसी एक सिंगल पर्सन ने इसको ड्राफ्ट नहीं किया है। नेक्स्ट है, इट हैज बीन रिस्पेक्टेड एंड अपहेल्ड some countries that had to completely rewrite their constitution। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक अकेला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे वर्ल्ड को घूम के आ रहा है। पूरे वर्ल्ड को घूम के आने का मतलब ये है, मीन्स कि हमने हर कंट्री में देखा कहाँ पर क्या चीजें बन रही हैं, किस कंट्री के लॉ कैसे हैं, और उसके बाद जो हमारी कंट्री के लिए बेस्ट था हमने वहां से उसको चूज करके अपनी कंट्री के लिए लिया। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनकर निकल कर आता है, ठीक है। और ये राइट
रिटर्न भी है, ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ स्पोकन में ही चल रहा है, रूल्स बना दिए चल रहा है, नहीं, चीजों को स्पोकन में भी रिकॉर्ड किया गया, प्रिजर्व किया गया और साथ ही ये रीराइट भी है, ठीक है, रिटर्न में भी लिखा हुआ है कंप्लीटली। ओके, नो सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी has ever questioned the legitimacy of the constitution itself, which is quite remarkable। देखो, नो सिग्निफिकेंट ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पे पॉइंट आउट कर सके, क्वेश्चन उठा सके कि ये इन्होंने खुद ब खुद किया, हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है। आप इस पे क्वेश्चन कर कैसे सकते हो, एक कोई भी इन्होंने पॉइंट ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि आप उस पे क्वेश्चन करो। आप ये देख लो कि कोई भी एक ऐसा ग्रुप उठा लो जिसके बारे में इन्होंने ना सोचा हो या जिसको उन्होंने राइट्स ना दिए हो, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकती, कोई भी ग्रुप ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पर ये चीजें रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, ठीक है। रिमार्केबल लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ व्हिच इज क्विट रिमार्केबल। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल सिटीजन। देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था, मतलब जैसे आज इलेक्शन होते हैं कि इलेक्शन हो रहे, लोग वोट डाल रहे हैं, उसके बाद हम किसी को चूज करते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हो रहे थे। बट फिर भी जो लोग थे उन्होंने, जो लीडर्स थे, लोगों का भरोसा उन लीडर्स पे था। जैसे जवाहरलाल नेहरू हमारे इतने ग्रेट लीडर थे, तो लोगों का जो ट्रस्ट था वो उन लीडर्स पे था और उन लीडर्स ने ही तो उनको चुना था। आज भी तो हम वोटिंग ऐसे ही करते हैं, हम अपने यहाँ से क्या प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, डायरेक्ट उनको वोट देते हैं, नहीं, हम किसी दूसरे पर्सन को वोट देते हैं, हमारी तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारी साइड से। तो सेम पहले भी वैसा ही था, इतने ग्रेटेस्ट जो लीडर थे, हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट था कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे, तो हमारी तरफ से उन्होंने पोजीशन बनाई थी और उन्होंने लोगों को चूज किया था कि यहाँ पर कौन कौन से लोग किस जगह पर होने चाहिए, ठीक है। इस टाइप के इलेक्शन उस टाइम पे हुए थे ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, क्योंकि यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट। 21 के बाद 18 प्लस के बाद जो सबको वोटिंग राइट मिलता है वो है यूनिवर्सल सफरेज। तो उस टाइम पे ये राइट किसी के पास में नहीं था, बट वाज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। बट उसके बाद भी जो लोग चूज किए गए थे उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के थ्रू चूज किया था, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी जो अदर लीडर्स थे उन लोगों ने ड्राफ्टिंग कमिटी के जितने भी मेंबर थे उन सबको चूज किया गया था। आप 1 मिनट दीजिए जब तक आप इसको नोट कर लो। तो उन लोगों ने उनको चूज किया था, तो वो हम कैसे उस चीज को ना माने, क्योंकि हमारा ट्रस्ट था, उन्हीं की वजह से हमें आज फ्रीडम मिली है। इतना बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने हमें बना कर दिया है कि आने वाले 60-70 सालों तक भी हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी और अभी तक भी जरूरत नहीं पड़ी है। हम उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं जो इफेक्ट में है। This ensured a diverse representation from various regions, languages, castes, classes, religions and occupation। देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है, वेरियस ऑफ रीजन्स है, लैंग्वेज है, कास्ट है, क्लासेस है, रिलीजन है एंड ऑक्यूपेशन, काम अलग अलग लोगों के। बट उसके बाद भी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर सबके लिए जगह है, हर एक लैंग्वेज के लिए जगह है, हर एक रिलीजन के लिए, हर एक कास्ट, हर एक क्लास के लिए इसमें जगह है। ऐसा नहीं किया गया कि कोई लोअर या कोई अपर कास्ट है तो उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स नहीं दिए गए, ऐसा नहीं हुआ है। The assembly worked in orderly and transparent manner, agreeing on fundamental principle। हमारी इस असेंबली में ऑर्डरली वर्क किया गया है, मतलब ट्रांसपेरेंट वर्क है, कोई भी किसी से किसी भी चीज के लिए डिस्कशन कर सकता है। एक नॉर्मल सिटीजन चाहे, एक ऑर्डिनरी सिटीजन चाहे तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात कर सकती है, अपने जो उसके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं वो उनको आस्क कर सकती है, ठीक है। बट उसके
बाद भी जो उसकी क्वेरी है वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली पूछ सकती है। तो ये ट्रांसपेरेंट मैनर दिया है किसने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिस चीज को लेकर हम एग्री होते हैं। और ये चीज हमें किसके थ्रू मिली है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के थ्रू। उसने हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। A committee headed by Dr. Bhimrao Ambedkar was responsible for drafting the constitution. अगर हम बात करें कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका जो ड्राफ्टिंग कमिश्नर थे या ड्राफ्टिंग मेंबर थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे, रिस्पॉन्सिबल थे। इन्होंने ही पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ड्राफ्ट किया था। ओके, The discussion were meticulously documented in the Constituent Assembly debates which spanned 12 volumes. और जो इसमें डिस्कशन हुआ है, काफी लॉन्ग टाइम तक भी डिस्कशन चला है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुई है और इसकी मीटिंग्स हुई है और इसको 12 वॉल्यूम में स्टार्टिंग में बनाकर रखा गया है। मतलब जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 12 वॉल्यूम्स में बनाकर रखा गया है। कंसीडर ओवर 2000 अमेंडमेंट्स। और अभी तक अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें अभी तक कितने 2000 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 2000 के करीब। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस करना। तो 2000 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं 2000। These debates provide detailed explanation for each part of the constitution and assist in the interpretation. और इसमें जो हम ये जो डिबेट्स है, इन डिबेट्स की वजह से हमें एक हर एक छोटी छोटी चीज का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है कि कहीं कोई भी छोटी से छोटी कमी ना रह जाए, जिसकी वजह से कल को किसी भी पर्सन को ये मौका मिले कि वो इस चीज को लेके पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। अब तक हमने इस चीज को पढ़ा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कैसे बनाया गया, कितना टाइम लगा बनने में, कौन इसके किसके मेंबर थे, कैसे इलेक्ट किया गया ताकि लोग इस पे कभी क्वेश्चन ना कर सके। तो ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम यहाँ से एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपका अब तक जो हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो कि मुझे इस टॉपिक में या इस पॉइंट पे यहाँ पर डाउट है। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो प्लीज आप इनको साथ साथ में नोट करते रहिए और अपनी बुक्स को अपने साथ में लेकर बैठे। ठीक है, उसमें अंडरलाइन भी करते रहो, तभी आपका इंटरेक्शन होगा और आपको इजीली समझ आएगा जब आप अपनी नोटबुक को अपने साथ लेकर बैठोगे और इसको रीड करोगे। ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। महात्मा गांधी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम आया है हमारे सामने, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो नॉट in constituent assembly, still members follow his vision, social, economic, political, culture and equality. सॉरी, महात्मा गांधी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट वो एक ऐसे मेंबर थे, वो होता है ना कि सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं, इस टाइप के मेंबर थे। महात्मा गांधी एक टीचर होता है ना, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, तो वैसे ही महात्मा गांधी थे। वो एक ऐसे लीडर थे जो पूरी पॉपुलेशन, सारे जितने भी पीपल्स है, सिटीजन थे, वो सबके बारे में सोचते थे कि मेरे जो ये लोग हैं इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, मतलब किसी भी टाइप से इन लोगों के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट ये किसी भी चीज के मेंबर नहीं थे, बट जितने भी लीडर थे सब इनकी रिस्पेक्ट करते थे और साथ ही साथ इनके आइडिया से सब इनको फॉलो करते थे। इनकी जो विचारधारा थी सबके मन को भाती थी, तो सब इनसे अट्रैक्ट थे, सब इनको फॉलो करते थे, इनकी रिस्पेक्ट करते थे, सब इनको एक अपना आइडियल मानते थे। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो कुछ चीजें पढ़ी आपने, जैसे सोशल विजन हो गया, इकोनॉमिक हो गई, पॉलिटिकल कल्चर हो गया, इक्वालिटी हो गई, ये चीजें महात्मा गांधी ने ही उनको आइडिया दिया कि आप इन इन चीजों पर काम कर सकते हो। उसके मेंबर नहीं थे, बट ये अपना आइडिया, अपना सजेशन तो उन लोगों को दे ही रहे थे। और जो महात्मा गांधी थे ये सबके आइडियल्स थे, तो लोगों ने इनको काफी
पसंद किया और इनके आइडिया को भी इन लोगों ने फॉलो किया था। डॉक्टर अंबेडकर हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो डॉक्टर अंबेडकर थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जिन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है और लिखा है, ठीक है। बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड। बट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, इन दोनों के बीच में हमेशा क्लैशेस हुए हैं। इन दोनों की बोलते हैं आपस में बनती नहीं थी ज्यादा, ठीक है। तो छोटी छोटी लड़ाइयां इनके बीच में चलती रहती थी। ये इन सारी चीजों को बोल रहे थे, बट यहाँ पर अंबेडकर कहते हैं कि जो इनइक्वालिटीज है, हम इनको इक्वालिटी तो दे सके, देंगे लोगों को, बट इक्वालिटी देने से पहले हमें कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी कि दोनों के बीच में इक्वालिटी आए। जो इनइक्वालिटीज है उसको खत्म करने के लिए, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको अपर तक लाने के लिए उनको कुछ रिजर्वेशन देना पड़ेगा ताकि वो उस रिजर्वेशन के थ्रू जनरल पीपल्स के पास तक आ सके। तो ये चीज बोली थी किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। महात्मा गांधी कह रहे थे सारी, देखो मानना दोनों की बातें वही थी, दोनों चाहते सेम ही चीज थे, बट महात्मा गांधी ने उस टाइम रिजर्वेशन की बात नहीं करी थी, जो कि किसने करी थी? डॉक्टर अंबेडकर ने। ओके। इन हिज ट्राइस्टी विद डेस्टिनी स्पीच जवाहरलाल नेहरू प्लेस्ड अमंग अदर्स फॉर डेडिकेशन, ह्यूमैनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही जवाहरलाल नेहरू की एक बुक थी ट्रस्टी विद डेस्टिनी, तो उन्होंने इसमें स्पीच दी थी और इसमें इन्होंने ह्यूमैनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू की। इनकी बहुत ही फेमस बुक है। देखिए ये महात्मा गांधी के बारे में अगर आप आपकी बुक में है ये, आप इसको पढ़ोगे तो आपको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर सबके बारे में चीजें मिल जाएंगी, जो कि इसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि किसने किसके ऊपर काम किया था, किसकी क्या थिंकिंग थी। ये है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, तो इसमें आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाए। तो ये कुछ है जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बारे में, तो आप इनको पढ़ लेना, आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ऐसे कौन कौन से फीचर इंपोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड के अंदर। इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स फ्रॉम सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरे वर्ल्ड में इसको जो सोर्स है ना वो डिफरेंट ऑफ सोर्स थे। क्यों? मैं आपको बता चुकी हूँ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक कंट्री से लिया हुआ नहीं है। ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोरोवर कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जिस कंट्री से हमें जो अच्छा लगा, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस हो गया, जहां से जो अच्छा लगा हमने वहां से वो एडॉप्ट कर लिया और अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दिया। इसलिए हम अगर ड्रॉन करें फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फ्लेक्सिबल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है एंड देन रिज्ड भी है। रिज्ड का मतलब होता है हार्ड और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। रिज्ड इसलिए है क्योंकि इसमें चेंजेस कर सकते हैं, हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, और रिज्ड इसलिए है कि हम इजिली इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हमें कभी भी कोई अमेंडमेंट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की जरूरत होती है, कम से कम आधे से ज्यादा लोग उसके फेवर में हो कि यहाँ पर ये चीजें, कोई भी जो लॉ बनाया है अगर उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके फेवर में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब जाकर वो चेंज होगा। रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसमें प्रोविजन भी है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी, ताकि लोगों को राइट्स मिले हैं वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग स्पेंड कर सके। प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, अडल्ट फ्रेंचाइजी भी है कि लोगों को वोटिंग राइट मिले। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है जिसमें यह है कि सारी पावर किसी एक के हाथ में नहीं है,
गवर्नमेंट की पावर को भी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड कर दिया, ताकि ऐसा न हो इन फ्यूचर कोई एक ऐसा पर्सन आए वो पूरे कंट्री पे अपना रूल जमा रहा हो कि पूरी कंट्री पे मेरा रूल है, या मोनार्की स्टेब्लिश हो या डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश हो। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट की पावर को ही डिवाइड कर दिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसीलिए इन्होंने अडॉप्ट किया है, ताकि इन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। आज हम बना दें बट फ्यूचर में जाकर कोई एक पर्सन आता है जो पूरे कंट्री पे रूल करता है। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा यहाँ पर तो कोई भी फ्यूचर में भी ऐसा पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि पावर सबको अच्छी लगती है और जिसके पास में जो पावर है वो अपनी पावर को कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। फेडरल स्ट्रक्चर में भी है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में हमारी जितनी भी पावर्स है उनको डिवाइड कर दिया गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है जो इंडिपेंडेंट है, वो ना तो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में आकर काम करती है और ना ही किसी फेडरल सिस्टम के अंडर में आकर काम करती है, वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स क्या होते हैं। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेंडमेंट्स क्या होते हैं। इट इज टर्म विच मीन्स चेंज और मॉडिफिकेशन। ये एक टर्म है मॉडिफिकेशन या चेंज की। जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी चेंजेस होते हैं, किसी चीज को मॉडिफाई किया जाता है तो उसको हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं। इट इज यूज्ड इन कनेक्शन विद चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। जब भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज को चेंज किया जाता है तो उसको हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं। और एक वर्ड और है टेरिसन। टेरिसन क्या होता है? द क्राइम ऑफ बेट्राइंग वंस अ कंट्री। जब भी कंट्री के साथ धोखा करता है कोई पर्सन तो उसको टेरिसन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेरिसन। सॉरी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होते हैं? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है। एज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ हाईली डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो हाईली डिटेल मतलब पूरा को पूरा डिटेल में रिटन में लिखा हुआ है। इट नीड्स टू बी अमेंडमेंट। तो कई बार जरूरत पड़ जाती है इसमें अमेंडमेंट करने की। क्यों? देखिए 1946 में स्टार्टिंग हुई थी और 1949 में बनकर रेडी हुआ था। अब 49 से प्रेजेंट डे क्या है 24। तो इतने लंबे टाइम में मे भी उस टाइम की सिचुएशन अलग थी, इस टाइम की सिचुएशन अलग है। तो जो उन्होंने उस टाइम चीजें रिटर्न में लिखी होगी अब मे भी उनकी जरूरत ना हो तो उसको अमेंड कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है या उसको चेंज कर दिया जाता है। तो हमें नीड है चेंजेस की, इसलिए ही अमेंडमेंट बोला जाता है। ठीक है। रेगुलरली टू कीप टू अप टू डेट विद द चेंजिंग टाइम्स। हमें अप टू डेट रहने के लिए उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं या कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। Those who made the constitution thought that it must be in accordance with people's aspiration and changes in society. Those who made the constitution, जब हमारे constitution को बनाया गया था उन्होंने ये सोचा था कि हमें लोगों के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, उनके एस्पिरेशन, उनके डिजायर्स के अकॉर्डिंग काम करना है। उस टाइम चीजें अलग थी, लोगों को वो चीजें मिल चुकी हैं, आज की सिचुएशन अलग है। तो आज की एस्पिरेशन सोसाइटी की डिफरेंट है, तो इसलिए आज के टाइम उसको उन जरूरतों को चेंजेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट है सो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अ प्रोविजन। इसलिए जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने बनाया तो उन्होंने कुछ प्रोविजन बनाए थे, कुछ प्रोविजन मेक किए थे। सच अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उन्होंने ये बनाया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अपने टाइम टू टाइम क्या करते रहेंगे? अमेंडमेंट्स करते रहेंगे, ताकि लोग उन्हीं पुरानी चीजों को लेकर ना चलते रहे। अगर उन्हीं पुरानी चीजों को लेकर चलेंगे तो आज के टाइम में वो चीजें फिट नहीं होंगी। मे बी फ्यूचर आने वाला है, फ्यूचर में बहुत सारी चीजें और अमेंड की जा सकती हैं। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इन्हीं चेंजेस को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ओके। प्रियम्बल। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ा,
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, उसके मेकर्स के बारे में पढ़ा, गाइडिंग ऑफ वैल्यूज पढ़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम पढ़ेंगे प्रियम्बल। व्हाट इज प्रियम्बल एंड व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ दीज प्रियम्बल्स। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या है, व्हाट इज द प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या है, फीचर्स क्या है, इन सारी चीजों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी देखिए हम कोई मूवी देखते हैं या हम कोई सीरीज देखते हैं तो हमें वो कैसे अच्छी लगती है, हम उससे पहले उसका ट्रेलर देखते हैं। ऐसा ही है ना, कोई नया सा ट्रेलर आ रहा हो, बहुत अच्छा दिखा रखा हो, मतलब फाइटिंग एक्शन मूवी है या कोई रोमांटिक मूवी है, या लाइक अभी आई थी रिसेंटली एक मूवी तुम्बा, तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी। तो उससे क्या हमें पता चलता है, ये जो मूवी आ रही है वो हमें पसंद कैसे आती है, हमने उसका ट्रेलर देखा है। एक ट्रेलर उस पूरी मूवी की शॉर्ट फॉर्म होती है, या फिर शॉर्ट में उस पूरी मूवी को दिखाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है इस मूवी के अंदर क्या है। तो वैसा ही हमारा प्रियम्बल है। प्रियम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंट्रो है। अगर हमने इस प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ लिया तो हमने पूरे के पूरे किसको पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये एक इंट्रोडक्शन है जो किसका है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलिए देखते हैं क्या है। द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स द आइडियाज एंड बेसिक प्रिंसिपल, जिसमें हमारे बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक आइडियाज को वो दिखाता है। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक आइडियाज है, बेसिक प्रिंसिपल है, उनको ये हमारे इसमें दिखाता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए ये हमारा प्रियम्बल है जो आपकी बुक में दिया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved a constitute India to a sovereignly socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। तो देखिए इन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जो हमारे लिए बनाई गई हैं। तो ये पूरा का पूरा इंट्रो है। इसमें ये जो आप हाईलाइट वाले वर्ड देख रहे हो, ठीक है, ये हाईलाइट वाले वर्ड्स देख रहे हो ना, ये वो वर्ड है जिन पे हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November, 26th day of November, ठीक है, 1949 ये जो हमारा था ये बनकर रेडी हुआ था। ठीक है, और ये जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दोनों के दोनों ही 42 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए थे, मतलब इनको बाद में ऐड किया गया। 42 का जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें इसको बाद में ऐड किया गया था, किसको, सोशलिस्ट को और सेक्युलर को। ठीक है, ये भी आपकी बुक में है तो आप इसको भी देख लीजिए। तो देखते हैं हमारे पर्पस ऑफ द प्रियम्बल क्या, पर्पस क्या है प्रियम्बल का, हमें क्या सिखाना चाह रहा है प्रियम्बल। तो इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्स इट्स अथॉरिटी। देखिए इसमें सबसे पहला जो वर्ड है ना वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी क्यों लिया, आई ले सकते थे, आई द पीपल ऑफ इंडिया, इन्होंने वी क्यों लिया, वी इसलिए लिया है कल को मान लो कोई क्वेश्चन पुट कर दे कि हम तो शामिल नहीं थे, हम क्यों माने इस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया लिया। क्योंकि अगर इसको बोलते ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम प्रेजेंट में बोले, पास्ट में बोले, फ्यूचर में बोले, सब आ जाते हैं कि हम जो इंडिया के लोग हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने आई, यू, ही, शी, इट किसी का यूज नहीं किया, उन्होंने किसका यूज किया, वी। जब भी वी बोला जाता है तो उसमें जितने भी लोग हैं, चाहे वो उस टाइम शामिल हो या ना हो, चाहे फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में, पास्ट में, कभी भी हो, तो वो अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया गया था तो उसमें अपने आप ही ऐड हो जाते, अपने आप ही शामिल हो जाते, क्योंकि बोलते टाइम इसमें वी आ रहा है तो हम
सब जो इंडिया के लोग हैं उन सब ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, इसीलिए हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने की जरूरत भी पड़ती है। इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हैं हमारे, तो उसको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ही थे जितने भी मैंने बताया आपको। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिन एंड इवैल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। इसने बहुत अच्छा मेथड यूज किया है किसी भी चीज को एग्जामिन करने का, स्टैंडर्ड मेथड बोल सकते हैं। इवैल्यूएट करने का, किसी भी लॉ को, प्रॉपर लॉ को इवैल्यूएट किया जाएगा, एग्जाम किया जाएगा, उसके बाद उसको इफेक्ट में लाया जाएगा, एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड, कि ये लोगों के लिए अच्छा है या फिर ये बुरा है। तो इन चीजों के बाद ही ये पर्पस था हमारे किसका, प्रियम्बल का, ताकि इससे ही लोग समझ जाएं क्या ये अच्छा है लोगों के लिए या फिर ये लोगों के लिए बुरा है। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रियम्बल की। अब कहाँ कौन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा, बट वो इसके थ्रू, सिर्फ इंट्रो के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को समझ तो सकता है ना कि उसके अंदर क्या चीजें हैं। अब पूरा कौन पढ़ने जा रहा है, आप पढ़ोगे, कोई और पढ़ेगा। तो ये हमारे कुछ फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फिलॉसफी वर्ड्स। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहला वर्ड क्या है हमें, ये वो वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम इसमें प्रॉपरली डिटेल से पढ़ेंगे। ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन है किसका, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इंट्रो है। सोवरनी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सोशलिस्ट और ये सेक्युलर, ये दोनों वर्ड 42 में 1976 में अमेंडमेंट करके ऐड किए गए थे बाद में। ओके, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स हैं। ठीक है, यही है हमारा इंट्रो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है। The constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside power। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये हमारे ही लोगों ने बनाया है, जो इंडियन पीपल्स थे उन्होंने बनाया है। वी द पीपल, हम लोगों ने बनाया है, कि हम कौन, जो इंडिया के लोग हैं। आउटसाइड कोई भी पावर नहीं थी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया हो। जब हमारे ही लोगों ने बनाया है, और जिन लोगों ने बनाया है वो एक ग्रेट लीडर्स थे, तो हम क्या उनकी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, करेंगे। और सारी चीजें हमारे से ही रिलेटेड है, कुछ हमारे लिए गलत नहीं है, और हमारे ही लोगों ने बनाया है, इसलिए हम इसको मानते हैं। तो यही यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कोई राजा या कोई आउटसाइडर पावर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका सोवरनी। सोवरनी का मतलब क्या होता है, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो यहाँ जो पीपल हैव सुप्रीम राइट, पीपल्स को सारे राइट्स दे दिए गए हैं, सारे राइट्स लोगों के पास में है कि आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, इंटरनल भी और एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर पे भी जो करना है इंडियंस के लोगों को ही करना है। कोई आउटसाइडर पावर या कोई बाहर का किसी ने डिक्टेट नहीं किया कि हम बोल रहे हैं आप लिखते रहो, ऐसा नहीं हुआ है। तो सारी चीजें किसने करी है, इंडियंस ने, इसलिए ही इसको क्या बोला गया है, सोवरनी। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। अब देखो सोशलिस्ट में क्या चीजें डाली है, वेल्थ इज जनरेट सोशली शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। जो भी वेल्थ है वो पूरी सोसाइटी को इक्वली डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं है अमीर को ज्यादा दे दो और रिच को ज्यादा दे दो और पुअर को कम। जो भी इनकम आती है सोशली, जो भी इकोनॉमिकली इनकम है वो सब में इक्वली डिवाइड की जाएगी। जो रिच है उनसे हम एज अ टैक्स सारी चीजें वसूल करके गरीबों को दे देते हैं। गरीबों से टैक्स वसूला नहीं जाता है, बल्कि अमीरों से इनकम टैक्स भी लिया जाता है, जो बाद में सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। गवर्नमेंट ने क्या क्या है, इंडस्ट्रीज हो गई और लैंड हो गया, इनसे जो सोशो इनइक्वालिटीज थी उनको रिमूव कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है।
Secular. Citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats to all religion beliefs and practice with equal respect. देखिए हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक चीज और है, उन्होंने सेक्युलर पे भी वर्क किया है। सेक्युलर का मतलब होता है कि पूरी कंट्री में जितने भी रिलीजन है सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। ऐसा नहीं है किसी एक रिलीजन को उन्होंने नेशनल रिलीजन अनाउंस कर दिया या किसी रिलीजन को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं बाकी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितने रिलीजन है यहाँ को सबको ही ऑफिशियल रिलीजन अनाउंस किया गया और सभी के बिलीफ एंड प्रैक्टिस की रिस्पेक्ट की जाती है। ऐसा नहीं है किसी के साथ भी डिसरिस्पेक्ट बिहेव किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर जो फॉर्म ऑफ है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट। यहाँ पर सभी लोगों को पॉलिटिकल के थ्रू भी इक्वल राइट दिए गए हैं। इलेक्टेड देयर रूल्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। वो अपने रूलर्स को और अपने रूल्स को खुद चूज कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो भी कैसी है, अकाउंटेबल है, उसको लोगों को जवाब देना पड़ता है। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। और जो गवर्नमेंट है वो कैसे रन करती है, वो कैसे चलती है, कुछ रूल्स के ऊपर डिपेंड है। और ये जो रूल्स है ये किसने तय किए हैं या किसने बनाए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के लिए रूल्स बनाए हैं। रिपब्लिक। The head of state is an elected person and not a hereditary position. यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है कि जो भी लीडर है वो इलेक्शन के थ्रू बनेगा, जो भी रूलर्स है वो इलेक्शन होंगे उसके बाद वो लीडर बनेगा। ऐसा नहीं है हेरिडिटरी पोजीशन है या कोई राजा का बेटा राजा बन रहा है। यहाँ जो कंट्री का जो हेड बनेगा उस कैसे बनेगा, वो इलेक्टेड लीडर होगा, इलेक्शन के बाद में वो लीडर बनाया जाएगा। कोई भी ऐसा लीडर नहीं जाएगा कि किसी राजा का बेटा है राजा बन गया या किसी भी रिच पर्सन का, ऐसा यहाँ पर नहीं है। कैसे बनेंगे, इलेक्शन के थ्रू। देखिए जस्टिस क्या है, सिटीजन कांट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट के बेस पे, रिलीजन के, जेंडर के बेस पे किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सोशल इनइक्वालिटीज को फेस नहीं करना पड़ेगा। जो माइनॉरिटी में है उनको कुछ रिजर्वेशन दिए गए हैं ताकि वो भी बाकी लोगों के बराबर आ सके और उनको किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब है जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनको ऐसा आइसोलेटेड फील ना हो, इसलिए उनके वेलफेयर के लिए भी जो गवर्नमेंट है वो वर्क करेगी। लिबर्टी, लोगों को हर टाइप से लिबर्टी है यहाँ पर। देयर आर नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, किसी भी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। व्हाट दे थिंक, क्या सोचते हैं वो, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस, उनको क्या एक्सप्रेस करना है, उनके क्या थॉट है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, क्या एक्शन करना है, हर चीज के लिए यहाँ पर लिबर्टी है। लिबर्टी के मतलब होता है फ्रीडम है। नेक्स्ट है इक्वालिटी, और हर टाइप से इक्वालिटी भी है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ से पहले ही सारे के सारे क्या है, इक्वल है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड, जो भी ट्रेडिशनली जो सोशल इनइक्वालिटीज थी भी उनको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हैव टू बी एंडेड, विच शुड बी एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, हर एक कास्ट के लिए, हर एक ग्रुप के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। इस इंडिया में पूरी कंट्री में जितने भी सारे पीपल्स हैं वो सारे के सारे ऐसे बिहेव करते हैं कि वो सारे एक ही फैमिली के मेंबर हो। लोगों में भाईचारे की भावना है। नो वन शुड ट्रीट फेलो सिटीजन्स एज इंफीरियर, कोई भी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करता कि जैसे वो किसी अदर कंट्री से आया हो। सब एक दूसरे को भाई बहन की तरह बिहेव करते हैं और उसी की तरह वो उसको देखते हैं। तो ये एक हमारा इंट्रो था किसका, प्रियम्बल का, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इंट्रो है। तो इसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें रिटर्न में लिखी गई है वो सारी की सारी इन सारी चीजों पर ही वर्क करती हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ,
इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ये जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन है इसको कैसे डिजाइन किया गया है, प्रियम्बल हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन सारे इंस्टीट्यूशन को कैसे डिजाइन किया गया है। देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन लीगल लैंग्वेज, ये एक लीगल लैंग्वेज में है, ये नहीं कि किसी अदर लैंग्वेज में लिख दिया लोगों को समझ नहीं आ रहा, नो, ये तो हिंदी या इंग्लिश जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें लिखा गया है, ताकि जिस सारे के सारे लोग इसको पढ़ सके और इजिली समझ सके। प्रोसीजर ऑफ इलेक्टिंग पीपल टू गवर्न कंट्री, इसमें क्या है, प्रोसीजर क्या है इसके, लोगों को इलेक्ट किया जाएगा जो हमारी कंट्री को गवर्न करेंगे, जो हमारी कंट्री पे रूल करेंगे, उनको क्या प्रोसीजर है उसके लिए, इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू पहले उनको चूज किया जाएगा, किसको, जो हमारी कंट्री पर रूल्स करेंगे। ये सारे जो लॉ है ये किसने बनाए हैं, ये हमारे सारे के सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं। ओके, हु हैज पावर टू मेक व्हाट लॉज, किसके पास पावर है, क्या पावर है जो लॉ बनाएंगे, ये सारा हमारे इंस्टीट्यूशनल है, इन सारे इंस्टीट्यूशनल पे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्क करता है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, क्या ड्यूटीज होने चाहिए, ये भी सारी वही तय करता है। नीड फॉर अमेंडमेंट टू कीप द कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट, कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट रहने के लिए हमें कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ती है। 104 अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन सो फार, रिसेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 के करीब 104 के करीब अमेंडमेंट रिसेंटली अभी हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस फॉर मेकिंग अमेंडमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जो हमारे जो प्रोसेस है हमारी अमेंडमेंट की उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 कैटेगरी है जिसमें हम ये देखेंगे कि अमेंडमेंट की क्या प्रोसीजर है, किस प्रोसेस के थ्रू अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है अमेंडमेंट नीड अ सिंपल मेजोरिटी, सिंपल अगर बात करें तो मेजोरिटी की जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए। इन पार्लियामेंट में मेजोरिटी की जरूरत होगी, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाएंगे, एंड द प्रेसिडेंट अप्रूवल, और उसके बाद भी देखो ये मेजोरिटी की साइड है इस फेवर में कि अमेंडमेंट होना चाहिए, मेजोरिटी ने हाँ कर दी, इसके बाद में प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है कि प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा, उसके बाद में जाके अमेंडमेंट किया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ मेजोरिटी के बाद ही उसको चेंज कर दो, नहीं, उसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल की। अमेंडमेंट्स नीड अ स्पेशल मेजोरिटी, अमेंडमेंट को स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, 2/3 ऑफ पार्लियामेंट मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट एसेंट, 2/3 के करीब जो लोग हैं वो चाहेंगे कि अमेंडमेंट हो तो अमेंडमेंट होगा, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी चाहिए। वोटिंग होगी, वोटिंग में लोग वोट डालेंगे कि 2/3 लोग इसके फेवर में है, इस अमेंडमेंट के फेवर में है, तभी जाकर अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये चेंजेस किए जा सकते हैं। These amendments are tough to pass, और उस अमेंडमेंट को पास करना बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि मेजोरिटी समझ रहे हो, मतलब 100 में से 60% लोग उस अमेंडमेंट के फेवर में होने चाहिए कि चेंजेस होने चाहिए, या फिर यहाँ पर अमेंडमेंट होना है, और 40% छोड़ के जो 60% है वो उसके फेवर में होनी चाहिए, अमेंडमेंट की अमेंडमेंट होना चाहिए, तब जाके अमेंडमेंट होगा। तो ये एक टफ प्रोसेस है। दे रिक्वायर्ड अ स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल अप्रूवल, उनको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, स्पेशल अप्रूवल की जरूरत है, फॉर्म एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और आधे से ज्यादा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी उसके फेवर में होने चाहिए कि इस टॉपिक पे अमेंडमेंट होना चाहिए, तब जाकर अमेंडमेंट होगा, अदरवाइज अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। इन मेजोरिटी के साथ साथ आपको तो पता ही चल गया होगा अब किसकी जरूरत और पड़ती है, प्रेसिडेंट जो है हमारा, उसके अप्रूवल की भी जरूरत पड़ती है। तो फाइनली हैप्पी हो जाओ, स्माइल करो एक मस्त वाली, क्योंकि जो चैप्टर था ये हमारा फिनिश हो गया, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ठीक है, जो कि फिनिश हो गया। सारे टॉपिक्स तो हमने बहुत अच्छे एक एक करके डीपली हमने सबको कवर किया है। अगर उसके बाद भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इनको नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो एज यू विश, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड साथ ही साथ कमेंट भी करें। ओके, फिर चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नई वीडियो में।